Ram Ram बच्चों, welcome back to your channel Versatile Educator. As you all know, we are in the middle of 30 days challenge. और 30 days challenge में आज है अपना day 25. So we are near to end. ठीक है, 2026 में भी दुनिया ख़त्म होने वाली है, तो पढ़ना चाहिए। हाँ, 2026 तक पढ़ लो, उसके बाद का बात में सोचेंगे। तो हमें डे 25 पे आज हम देखेंगे। डे 24 में हमने शुरू किया था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आज हम देखेंगे कि फर्म डिसॉल्व होता है। हमने देखा था मोड्स ऑफ पार्टनरशिप में क्या क्या होना चाहिए, मोड्स ऑफ फर्म क्या होना चाहिए। कि मोड्स ऑफ फर्म बोले तो कि कौन से ऐसे तरीके जिसमें फर्म डिसॉल्व होता है, या हमने वो देखा था कि सेटलमेंट अकाउंट कैसे कैसे होगा। आज हम देखेंगे, हम सम देखेंगे। सम के पहले हम देख लेते हैं कि उसमें बनेगी क्या क्या चीज़ है। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला जो अकाउंट बनता है, जो मेन अकाउंट होता है चीज़ों का, उसको बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला था कि फर्म डिसॉल्व होने पर, फर्म डिसॉल्व होने का मतलब है कि चीज़ें ख़त्म हो जाना। मतलब सारी चीज़ों को, मतलब फर्म में जो भी मेरे एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, वो ख़त्म करनी पड़ेगी ना पहले, तभी तो हम चीज़ें चुका पाएंगे। क्योंकि एसेट में मेरा कैश दिखेगा, बैंक दिखेगा, बैंक बैलेंस दिखेगा, ये सारी चीज़ें दिखेगी। पर मान लो अगर मेरे पास नॉट इनफ पैसा, हाउ आई कैन सेटल लाइबिलिटीज़। तो मैं एसेट्स भी बेचूंगा, एसेट्स भी बेचूंगा। एसेट्स बेचने का मतलब होता है कि लिक्विडेट कर देना। क्या कर देना? लिक्विडेट कर देना। जब भी चीज़ों को लिक्विडेट करता हूँ, मतलब मैं चीज़ों को बेच बाच के कैश में कन्वर्ट कर देता हूँ। जैसे मैं कैश में कन्वर्ट करूँगा, मेरा कैश का बैलेंस बढ़ जाएगा। एक बार मेरे पास कैश का बैलेंस आ गया तो मैं सेटलमेंट, जैसे जैसे मेरे तरीके थे, मैं वैसे सेटल कर सकता हूँ चीज़ें। पर मेरे पास क्या होना बहुत ज़रूरी है? पैसा होना बहुत ज़रूरी है। तो वो लिक्विडेट हो जाती है। अब जब भी कोई एसेट्स को बेचते हैं या लाइबिलिटीज़ को, पहले हम जब उनके एक्यूरेट वैल्यू पे लेके आते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिक्विडेट करना। जब भी हम चीज़ों को लिक्विडेट करते हैं, उसको हम बोलते हैं, उस पूरे तौर तरीके को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं या कौन से अकाउंट में बताते हैं, जिसका नाम होता है रियलाइजेशन अकाउंट। कौन से अकाउंट में बताते हैं? रियलाइजेशन अकाउंट के चीज़ों को रियलाइज़ करवाना। ठीक है, बेसिकली चीज़ों को कैश में कन्वर्ट करवा के चुकाना। तो वो होती है रियलाइजेशन अकाउंट्स के, रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू। तो ये डिसोल्यूशन है, ये बार बार नहीं होता। एडमिशन बार बार हो सकता है, यस। रिटायरमेंट बार बार हो सकता है, यस। क्या डेथ भी हो सकती है फर्म में? 2 या 2 से या 20-30 पार्टनर है तो यस, डेथ भी हो सकती है, क्वाइट, है ना। तो ये चीज़ें होती है, तो उसमें सिर्फ पार्टनरशिप डीड में चेंजेस होता है, फर्म में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उसमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। पर यहाँ रीवैल्यू नहीं हो रहा है, या तो फर्म ही ख़त्म हो रहा है। ठीक है, पूरा का पूरा फर्म ही वाइंड अप हो रहा है, तो जड़ से चले जाएगा, तो उसे सारी चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेगी। तो अब देखो, डिसोल्यूशन का तौर तरीका भी ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा और डिसॉल्व हो गया। ठीक है, हमें रजिस्टर कंपनी के पास जाना पड़ता है कि भाई ये मेरे डॉक्यूमेंट्स है, मैंने सारी चीज़ें फॉलो कर ली, मेरे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर दिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू हमने फॉलो कर दिया, हमने सारे लाइबिलिटीज़ चुका दी और वी आर क्लियर। तो जब कहीं जाके हमें वो नोटिस देंगे रजिस्टर वगैरह कि हाँ, आप अपनी फर्म को अभी सही ढंग से आपने किए, सारी चीज़ें फॉलो किए, सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस, अब आप डिसॉल्व, मतलब कर लेते हैं हम इसे डिसॉल्व। ठीक है, तो जब वो सारी चीज़ें होती है, तो वो पहले अकाउंट जिससे भी होती है वो रियलाइजेशन अकाउंट से होती है। तो याद रखना, डिसोल्यूशन के केसेस में जब फर्म लिक्विडेट हो रही होती है, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते, हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। सेकेंड अकाउंट हम देखेंगे कि भाई लोन बाय पार्टनर का कुछ है, मतलब पार्टनरों ने कुछ लोन वगैरह दिया है, तो वो अलग से अकाउंट बना के देख लेंगे। तीसरा हम देखेंगे कि लोन बाय फर्म टू पार्टनर। ठीक है, मतलब लोन फर्म ने दिया हुआ है पार्टनरों को कुछ, तो वो अगर है वैसा, अगर कोई चीज़ है तो वो भी हम देखेंगे। एक और इसके बाद जो हमारे अकाउंट बनते हैं वो बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है, एक तो बनेगा हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इनका भी तो लेन देन करना ही पड़ेगा। हमने कुछ स्टैंडर्ड्स देखे थे, पहले थर्ड पार्टी, फिर लोन्स एंड एडवांसेस, फिर कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में जो भी सेटलमेंट होगा वो कैश या तो बैंक अकाउंट से हो जाएगा, जो भी आपको बनाने बोला होएगा। ठीक है, तो ये 5 अकाउंट बनते हैं। पर मोटा मोटी कैसा होता है कि आपको क्वेश्चन अभी बहुत अच्छे लोग हैं, पेपर सेट करने वाले भी और प्रैक्टिस करने वाले तो और भी ज़्यादा अच्छे, क्योंकि वो प्रैक्टिस करेंगे तो उन्हें पता है ना कि चीज़ें हमें प्रैक्टिस किए तो कुछ भी पूछ लो हमें आता है। द मोर यू नो द गुड यू आर एट यूजिंग दैट।
है ना। तो आपको जितना आएगा आपके लिए उतना ही अच्छा है। तो ये 5 अकाउंट्स आपको जनरली वो लोग नहीं पूछेंगे। जनरली वो क्या पूछते हैं कि या तो आप रियलाइजेशन अकाउंट बना दो या जर्नल एंट्री कर दो, या रियलाइजेशन और जर्नल एंट्री दोनों बना दो। दूसरा आपको पूछेंगे या तो रियलाइजेशन बनाओ या पार्टनर्स कैपिटल बनाओ या कैश और बैंक अकाउंट बना दो, ताकि हमें वो चीज़ें समझ जाए। या फिर आपको बोलेंगे कि सिर्फ जर्नल एंट्री बना के चीज़ें ख़त्म कर दो। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि रियलाइजेशन कैसे बनेगा। तो ये देखो बहुत ही टफ फॉर्मेट है रियलाइजेशन का। जैसा बनता है टी फॉर्मेट में, रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर पर्टिकुलर अमाउंट मैंने 2 अमाउंट बनाया, आप चाहिए तो 1 अमाउंट बना सकते हो, डेबिट और क्रेडिट। तो देख लेते हैं क्वेश्चन कैसा होगा। वो क्वेश्चन में रियलाइजेशन में चीज़ें कैसी होगी, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे पेज पे जगह है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं रियलाइजेशन बना के मैं इसके बाजू में ही जो मेरी ब्लैंक स्पेस है उसमें मैं बना देता हूँ वर्किंग नोट। वर्किंग नोट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। सॉल्यूशन का कोई भी सॉल्यूशन करने के लिए, कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे बेटर हो जाता है ना। तो चलो क्वेश्चन पे ध्यान देते। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, शांति एंड सत्य वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:1। अब शांति और सत्य 2 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:1। 31 मार्च की बैलेंस शीट उनकी क्या बोल रही है। क्रेडिटर्स है मेरे पास 45,000 के। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड देखो क्या है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड वो फंड होता है कि भाई अगर वर्कमैन हमारे इधर काम करने वाले को कुछ भी हो जाता है ना, पता हो नहीं पता हो, मतलब उन्हें कुछ भी दुर्घटना हो गई तो हम कॉम्पेंसेट करके दे देंगे। तो उसके लिए हमने पहले से ही फंड क्रिएट करके रखा था 40,000 का, जो कि कहाँ से हुआ था, हमारे लास्ट ईयर के प्रॉफिट से। सत्या का करंट अकाउंट है बिजनेस में। करंट अकाउंट है मतलब ये देखो, ये होगा फिक्स कैपिटल मेथड। कौन सा कैपिटल मेथड होगा, फिक्स कैपिटल। अगर हम कैपिटल बनाएंगे तो हमें 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कैपिटल और करंट। और अगर फ्लक्चुएटिंग आएगा तो हमें सिर्फ एक ही अकाउंट बना के काम हो जाता है। पर यहाँ पे करंट अकाउंट दिया हुआ है तो ये मेरा फिक्स कैपिटल मेथड हो जाता है। कैपिटल अकाउंट भी दिया हुआ है, बैंक है, डेटर है, स्टॉक है, गुडविल है, फर्नीचर है, मशीनरी। और शांति का करंट अकाउंट यहाँ पे एसेट साइड है, सत्य का करंट अकाउंट यहाँ पे लाइबिलिटी साइड है। मतलब सत्य को पैसे बिजनेस से लेने हैं और शांति बिजनेस को पैसा देगा। बिजनेस के लिए एसेट मतलब बिजनेस को पैसा मिलेगा, मतलब शांति जो भी पार्टनर है वो बिजनेस को पैसा देगी 20,000 और सत्या बिजनेस से पैसा लेगा 65,000 क्योंकि वो लाइबिलिटी में है। फर्म डिसॉल्व हो गई। शांति टुक 40% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस देन इट्स बुक वैल्यू। शांति ने क्या किया, जो भी स्टॉक था उसका 40% स्टॉक ले लिया, 10% लेस लिया, जो भी उसकी बुक वैल्यू थी उससे कम में ले लिया। बुक वैल्यू बोले तो जो भी बुक में उसकी वैल्यू है। एंड द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 40,000। फर्नीचर रियलाइज हो गए 80,000 पे। सेकेंड अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वॉज सोल्ड फॉर 20,000। डेटर रियलाइज फॉर 55,000 एंड देयर वॉज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स फॉर विच 19,000 वॉज पेड। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट। अब यहाँ पे ये हमें बोल रहे हैं कि सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। चलो बना देते हैं। तो पहले तो हमारे पास जो जो चीज़ें अवेलेबल है हम वो चीज़ें डाल देते हैं। हमारे पास क्या था कि 2 पार्टनर थे। कौन से 2 पार्टनर थे, शांति एंड सत्या। डन। उनका रेशियो था 4:1 विच मीन्स 4/5 1/5। 5 का से आया टोटल, 4 और 1 का टोटल इज़ 4 + 1 = 5। अब हम सबसे पहले तो देखो हमें क्या करना है, जो जो हमारे पास चीज़ें अवेलेबल थी हम वो डाल सकते थे। कब डाल सकते हैं, जब हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट बोलने बोला होता। पर यहाँ पे इन्होंने मेरे को बोला रियलाइज़ कर दो। अब डिसोल्यूशन का सबसे पहला सिनेरियो याद रखो। डिसोल्यूशन में सबसे पहले क्या होता है कि जो भी मेरे एसेट्स हैं, सारे एसेट्स जितने भी मेरे एसेट्स हैं एक्सेप्ट बैंक, क्योंकि बैंक तो ऑलरेडी लिक्विडेट है ना, तो सारे एसेट। अब देखो बैलेंस शीट इसके आगे नहीं बनने वाली, ख़त्म करनी है हमें बैलेंस शीट, ठीक है। हमें डिसॉल्व हो रहा है फर्म तो हमें ख़त्म करनी है। अब सारे एसेटों का बैलेंस डेबिट है। डेटर, स्टॉक, गुडविल, फर्नीचर, मशीनरी, इतने एसेट हैं। कुछ टेंजिबल है, कुछ इनटेंजिबल एसेट्स भी है। सारे एसेट्स खत्म करने हैं तो डेबिट में थे, एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। तो हमें इन सारे एसेट्सों को क्रेडिट में लिखना है। पर किसके क्रेडिट में लिखना है, जर्नल एंट्री के क्रेडिट में लिखना है। देखो मैं जर्नल एंट्री भी साथ साथ में बता देता हूँ। अब हम ये पहले तो हम ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, जो मैंने बोला था कि मेरा बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट हो जाता है रियलाइज़ करने में, ठीक है। लिक्विडेट करने में बहुत आसान हो जाता है। जब हम रियलाइजेशन में डालते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास टोटल कितने वैल्यू के एसेट्स हैं, और जब हम इनको बेचने के लिए निकालेंगे तो हमें इनका कितना पैसा आएगा। तो सारे एसेट्स खत्म करने हैं ना। खत्म करेंगे तो क्या करेंगे, जो भी डेबिट थे उन सबको क्रेडिट कर देंगे। डेटर डेबिट था, डेटर क्रेडिट कर दिया। जर्नल एंट्री की बात कर रहा हूँ, क्रेडिट कर दिया। स्टॉक डेबिट था, स्टॉक क्रेडिट कर दिया। गुडविल डेबिट था, गुडविल क्रेडिट कर दिया। फर्नीचर डेबिट था, फर्नीचर भी क्रेडिट कर दिया।
मशीनरी डेबिट था, मशीनरी भी क्रेडिट कर दिया। जब मैं इसका उल्टा इफेक्ट डालता हूँ तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाती है। अब जब भी मैं रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र करता हूँ, ये मेरी ट्रांसफ़र की एंट्री है, ठीक है। पहले मैंने चीज़ें देख ली कि मेरे पास क्या क्या पड़ा है, जिनका एक्चुअल बुक वैल्यू क्या क्या है। डेटर का बुक वैल्यू था 60,000 का, स्टॉक का बुक वैल्यू है लगभग 85,000 का, और गुडविल है मेरे पास 60,000 के, फर्नीचर है मेरे पास 1 लाख के, और मशीनरी है मेरे पास 70,000 का। सॉरी, तो डन। अब ये टोटल का कुछ रियलाइजेशन वैल्यू आएगा। तो अब इस रियलाइजेशन को ट्रांसफ़र कर लिया तो मैं पहले अकाउंट में भी डाल देता हूँ। तो ये मेरा रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन डेबिट में है तो रियलाइजेशन के डेबिट साइड वाले पार्ट में आ जाते हैं और ये सारे एसेट उठा के डाल देते हैं एक एक करके। तो टू डेटर्स अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू गुडविल अकाउंट। अब तक हमने चीज़ों को बेचा नहीं है, हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम चीज़ों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं उनकी एक्चुअल वैल्यू देखने के लिए कि क्या क्या है। तो हमें क्या क्या लिक्विडेट करना है, हम पहले वो चीज़ें डाल देते कि हमें ये सारी चीज़ें लिक्विडेट करनी है। डेटर हमें कितने से लिक्विडेट करना था, 60,000 से। स्टॉक हमें कितने से करना था, 85,000 से। गुडविल हमें कितना करना है, 60,000 से। फर्नीचर हमें कितना करना है, 1 लाख से। और मशीनरी हमें कितनी करनी थी, 70,000 से। कि ये इतने पे होएगी, पर क्या इसकी वैल्यू इतनी मिलेगी, नहीं। अब वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है ना कि जब मैं ये सब सारी चीज़ें बेचने निकलूँगा तो मेरे को कितना पैसा आता है। तो पहले तो मैंने ये ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो मेरे देखो सारे एसेट्स तो वैसे ही ख़त्म हो गए, सारे एसेट्स मेरे वैसे ही ख़त्म हो गए। सेम चीज़ मेरे को ये लाइबिलिटी साइड भी देखना है कि क्या ऐसी कोई चीज़ें हैं जो मैं लाइबिलिटी में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। करंट अकाउंट यहाँ पे नहीं आएगा, करंट अकाउंट में जाएगा। बैंक, हाँ बैंक के लिए मेरे को बैंक अकाउंट बनाना है, वो बैंक में देख लीजिए। अब यहाँ पे देखूंगा मैं थर्ड पार्टी क्या है मेरे पास, जो बाहर की चीज़ें जो मेरे को चुकानी है। एक तो ये देखो कंपेंसेशन फंड तो अपना ही है ना, ये चुकाना कहाँ पे है। तो यहाँ पे ऐसी कोई घटना घटी भी नहीं है कि वर्करों को कुछ लाइबिलिटी क्लेम हुई है। तो एक ही है जो क्रेडिटर है जो मेरे को चुकाना है। तो क्रेडिटर, देखो क्रेडिटर खत्म करना है। क्रेडिटर खत्म कैसे करूँगा, लाइबिलिटी है, क्रेडिट साइड है। अब अगर देखूंगा तो डेबिट साइड आ जाएगा जर्नल एंट्री में, क्रेडिटर्स डेबिट अकाउंट। तो हम पहले तो कहाँ डालेंगे, इन सारी चीज़ों को रियलाइजेशन में डाल देंगे। तो रियलाइजेशन क्रेडिट में आ गया। कितने से आएगा रियलाइजेशन में कि भाई 45,000 के क्रेडिटर है, सीनियर 45,000 के क्रेडिटर चुकाने हैं। तो चलो 45,000 के क्रेडिटर भी डाल देते हैं। यहाँ पे रियलाइजेशन क्रेडिट साइड है, रियलाइजेशन की क्रेडिट में आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। कितने के क्रेडिटर्स आएंगे, 45,000 के क्रेडिटर्स आएंगे। तो चलो हमने 45,000 के क्रेडिटर्स भी डाल दिए। मतलब इतने एसेट बेचेंगे तो पैसा मिलेगा, ये क्रेडिटर चुकाएंगे भाई अपने पास, मतलब पैसा बचेगा, है ना। अब तक इतना जोश में मत आओ, देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें बेच रहे हैं और क्या क्या चीज़ें नहीं बेचेंगे, ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ें, तो अब इसमें से इतनी ही चीज़ें थी जो रियलाइजेशन में आ सकती थी। सबसे पहली तो ये चीज़ें आ गई। कैपिटल अकाउंट में जाएगा, करंट अकाउंट में जाएंगे अपने अपने, और वर्कमैन कंपनसेशन फंड बट जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, शांति टुक 40% ऑफ द स्टॉक एट 10% लेस देन इट्स बुक वैल्यू। एंड यहाँ पे एंड है, यहाँ पे मेरा एक पहला एडजस्टमेंट खत्म हो गया। शांति कौन है, एक पार्टनर है। अब या तो मैं स्टॉक मार्केट में बेचता तो मेरे को पैसा मिलता। अब यहाँ पे क्या हो गया, शांति लेके जा रही है वो स्टॉक। कौन लेके जा रही है, शांति लेके जा रही है स्टॉक। पर मैंने स्टॉक को ऑलरेडी कहा रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दिया था। तो अब शांति जब लेके जाएगी तो क्या होएगा, शांति रिसीवर हो गई। तो शांति कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे क्योंकि हम करंट अकाउंट बना रहे हैं तो शांति के करंट अकाउंट में चीज़ें ट्रांसफ़र होगी। शांति करंट अकाउंट डेबिट टू, जैसे हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र किया था, अभी जब बाहर जाएगा स्टॉक तो बाहर भी रियलाइजेशन से ही जाएगा। कहाँ से जाएगा, रियलाइजेशन से ही जाएगा। स्टॉक तो रियलाइजेशन से ही बाहर जाएगा, पर पूरा स्टॉक नहीं जा रहा है। मेरे पास स्टॉक था कितना, 85,000 का, सिर्फ 40% स्टॉक जा रहा है। सिर्फ कितना जा रहा है, 40%। जब मैं 85,000 का 40% निकालता हूँ तो देखो मैं यहाँ कैलकुलेशन करके बताता हूँ, 85,000 इंटू 40%, ठीक है। अब 40% की बात करेंगे तो 0 0 20 और 4 8 32 और 34, देखो 40% 34,000 होता है। मतलब शांति स्टॉक जो लेके जाएगी वो 34,000 का स्टॉक लेके जाएगी, पर 34,000 का स्टॉक वो कितने पे लेके जा रही है, बुक वैल्यू उसका 34,000 है। क्या है, बुक वैल्यू कितना है 40% स्टॉक का, 34,000, पर वो 10% लेस में लेके जा रही है। 10% बोले तो एक ज़ीरो हटा दो, 3,400 लेस, तो वो स्टॉक लेके जाएगी 30,600 में।
मतलब यहाँ पे मेरे को स्टॉक का प्राइस कम आएगा। मैं मार्केट में बेचता तो मैं ज़्यादा में बेचता था, पर यहाँ पे पार्टनर बोला कि मैं लेके जाता हूँ, तो बिजनेस बोला चल ठीक है तू ले जा। तो देखो स्टॉक बाहर गया, तो स्टॉक यहाँ से चले जाएगा बाहर, पर मेरे पास कुछ पैसा आया क्या? नहीं। तो पैसा नहीं आया तो ये लेके कौन गया था? शांति। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? रियलाइजेशन के क्रेडिट में क्या आ जाएगा? बाय शांतिस करंट अकाउंट क्या लेके गई? स्टॉक। पर सिर्फ कितना लेके गई? 40%, 10% लेस पे, विच इज़ 30,600। डन। तो स्टॉक तो गया चलो, पर स्टॉक पूरा नहीं गया ना, स्टॉक सिर्फ 40% गया। स्टॉक सिर्फ कितना गया? 40%। मतलब 60% का स्टॉक अभी भी हमारे पास है। 60% का स्टॉक है, मतलब 85 में से अगर मैं 85,000 के स्टॉक में से 34,000 का स्टॉक माइनस कर दूँ, जो कि चलो मेरा ऊपर का लॉस भी है, पर ठीक है अभी तो कुछ कर ही नहीं सकते, फर्म तो ख़त्म हो रहा है। 51,000 का स्टॉक मेरे पास अभी भी पड़ा है। कितने का स्टॉक पड़ा है मेरे पास? 51 का ही पड़ा है पक्का। 85 में से अगर मैं माइनस करूँ 34 तो कितना बचता है? 51,000 का स्टॉक बचता है। डन। चलो मेरे पास स्टॉक बचा है 51,000 का। अब मेरे को इन्होंने आगे क्या बोला? एंड द रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड फॉर 40,000। लो, तो रिमेनिंग स्टॉक कितने का स्टॉक रिमेन था हमारे पास? रिमेनिंग स्टॉक था हमारे पास 51, जो कि हमने कितने में बेच दिया? 40,000 में बेच दिया। मतलब कैश आया। ठीक है, कैश आया। कैश आएगी तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे मेरा बैंक बना हुआ था। कैश बना होता तो कैश लिखता, पर यहाँ पे बैंक बना हुआ है तो मैं बैंक में एंट्री डालता हूँ। बैंक इज़ द रिसीवर। गया क्या? स्टॉक। स्टॉक कहा था ऑलरेडी रियलाइजेशन में, तो बाहर भी अभी रियलाइजेशन से ही जाएगा। मेक श्योर पहले रियलाइजेशन में चीज़ें ट्रांसफ़र होगी, उनकी वैल्यू पता चलेगी, फिर हम वो चीज़ें बेचेंगे। पहले हम अपने बैलेंस शीट को ख़त्म करेंगे, फिर हम सारी चीज़ें कन्वर्ट करेंगे। तो हमने 51,000 का स्टॉक 40 में बेच दिया। अब देखो यहाँ पे मैं ऐसे रहूँगा नहीं ना कि मेरे को लॉस हो गया 11,000 का, 51 का स्टॉक था। अरे मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है, मैं बिज़नेस ख़त्म कर रहा हूँ, डिसॉल्व कर रहा हूँ, मेरे को जो मिले मैं बेच बाच के चले जाऊँगा। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाय बैंक अकाउंट। क्या आ जाएगा? बाय बैंक अकाउंट। क्या गया? स्टॉक गया, रिमेनिंग स्टॉक गया। रिमेनिंग स्टॉक कितने में गया? 40,000 में गया। चलो जान दो, जो गया वो ठीक है। एंड फर्नीचर रियलाइज है 80,000। फर्नीचर था कितने का मेरे पास? फर्नीचर मैंने 1 लाख का ट्रांसफ़र किया था, पर यहाँ पे जब रियलाइज हो रहा है तो पैसा आएगा। रियलाइज मतलब अभी हो गया रियलाइज, ठीक है। रियलाइज बोले तो अभी बेचूंगा ना, ट्रांसफ़र कर दिया, बेचो। 1 लाख का फर्नीचर कितने में बेच रहा हूँ? फर्नीचर बेच रहा हूँ 80,000 में। तो वापस एंट्री तो वही आएगी मेरी, क्या आएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो मैं अलग अलग एंट्री क्यों डालूँ? मैं एक ही साथ बता सकता हूँ। 80,000 के यहाँ भी आ जाएंगे, यहाँ पे प्लस कर देना 80,000, ये हो जाएगा 1,20,000। ऐसे चीज़ें प्लस करते जाओ, तो मैं एक ही साथ एंट्री बता सकता हूँ। फर्नीचर अकाउंट कितने में बेचा हमने? 80,000। देखो यहाँ पे भी लॉस ही है, पर ठीक है, जो है वो है, गया वो गया। फिर मेरे को अब इन्होंने मेरे को मशीनरी के बारे में कुछ नहीं बोला है, मेरे को इन्होंने और किसके बारे में भी कुछ नहीं बोला है। मशीनरी बची हुई है, गुडविल बचा हुआ है, फर्नीचर भी हो गया, फर्नीचर भी गया, चलो फर्नीचर गया, स्टॉक भी गया, स्टॉक भी ख़त्म कर दिया हमने, गुडविल है, मशीनरी है। तो अब एक तो गुडविल तो देखो इंटेंजिबल एसेट है। इंटेंजिबल एसेट का डिसोल्यूशन में सीधा कंसेप्ट है, कोई भी इंटेंजिबल एसेट हों दो, कोई भी क्या हों दो, इंटेंजिबल एसेट हों दो, अगर उसके बारे में बुक में कोई भी एंट्री नहीं बोली हुई है, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, तो इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू हो जाती है नील, ऑटोमेटिकली हो जाती है नील। अब रेप्यूटेशन का मतलब कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स अगर बुक में उनकी वैल्यू के बारे में कुछ भी नहीं बोला हुआ है, तो वो एडजस्टमेंट में अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ है, तो उनकी वैल्यू हो जाती है नील। नील बोले तो ज़ीरो। जैसे कि अब मैं रेप्यूटेशन का वैल्यू क्या लगाऊँ? नहीं लगा सकता, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। तो गुडविल जो यहाँ पे वो रियलाइज़ तो नहीं हो रहा है। अब मशीनरी के बारे में अगर मेरे को कुछ भी नहीं बोला है, तो सीधा मशीनरी को बुक वैल्यू पे बेच दो, 70,000 पे। कितने पे बेच दो? 70,000 पे। याद रखो, इंटेंजिबल एसेट के बारे में अगर नहीं बोला है तो उसकी वैल्यू नील, नो एंट्री। और टेंजिबल एसेट के बारे में अगर कुछ भी नहीं बोला हुआ है कि किसने में बिका, तो सीधा बुक वैल्यू पे बेच दो। बुक वैल्यू बोले तो जो भी बुक में वैल्यू होगी उस पर बेच डालो, बेच दिया। अब बोला हुआ है अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट है, जो बेचा 20,000 पे। अब मेरे पास कोई बुक में तो कोई इन्वेस्टमेंट था ही नहीं, अनरिकॉर्डेड था, बेचा, पैसा आया, वो भी यही बता देता हूँ क्योंकि एंट्री तो यही होगी, पैसा आया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट 20,000, देखो पैसा आ गया 20,000, ये भी बता दिया। जनरल एंट्री सेम होगी, बैंक टू रियलाइजेशन, ठीक है, या बैंक टू इन्वेस्टमेंट, वो रियलाइज्ड ही हो गया।
डेटर रियलाइज 55, डेटर थे कितने के, डेटर थे 60 के, रियलाइज़ कर दिए 55 पे। मतलब जो भी मेरे कस्टमर थे 60,000 रुपये के, उनसे 55,000 रुपये लूँगा और उन्हें बोल दूँगा टाटा बाय बाय, मना थोड़ी करूँगा, ठीक है ना। जो भी पैसा आया मैं लेके खुश हूँ। सारे एसेट बेच दिए, ठीक है। क्या कर दिया मैंने, स्टॉक बेच दिया, फर्नीचर बेच दिया, मशीनरी बेच दिया, डेटर्स बेच दिया, इन्वेस्टमेंट हो गया, सब कुछ हो गया। अब सारे एसेट्स मेरे चले गए। लास्ट में बोला कि देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स फॉर विच 19,000 वाज पेड। कोई आउटस्टैंडिंग बिल था, वो पे करना है। अब आउटस्टैंडिंग बिल से पहले हमें देखना है कि कोई हमारे पास सिक्योर्ड थर्ड पार्टी क्रेडिटर है या नहीं है। तो जैसे हमारा रूल था पे करने का, तो पहले हम किसे पे करेंगे, क्रेडिटर को पे करेंगे। क्रेडिटर को पे करेंगे तो हमने ऑलरेडी क्रेडिटर को तो कहाँ डाला हुआ था, रियलाइजेशन में डाला हुआ था। अब बैंक से पे करेंगे और एंट्री आनी चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितने का था, क्रेडिटर के बारे में भी कुछ नहीं बोला हुआ है, तो सीधा बुक वैल्यू कितने पे पूरा का पूरा पैसा चुका देंगे। तो रियलाइजेशन के डेबिट में जाएंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट। क्या लिख देंगे, टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले हमने क्या चुकाया, थर्ड पार्टी चुकाएंगे तो क्रेडिटर चुका देंगे, चुका दिया। दूसरा हमें चुकाने के लिए आउटस्टैंडिंग बिल था, यहाँ पे हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स 19,000 का हमने ये भी पे कर दिया, क्योंकि हमारे पास इनफ पैसा होगा तो हमने पे कर दिया। तो टोटल हमने कितने पैसे चुकाए, 64,000। हमारे पास टोटल पैसे कितने आए थे, 265 पैसे आए थे और हमने इतने पैसे चुका दिए। और कुछ बचा डिसोल्यूशन में, और कुछ भी नहीं बचा चुकाने के लिए, हमने सारी चीज़ें चुका दी। जब हम सारी चीज़ें चुका देते हैं तो देखो पहले हमने क्या किया, एसेट ट्रांसफ़र कर दिए, लाइबिलिटी ट्रांसफ़र कर दी, फिर जो भी पार्टनर लेके गए हमने वो सारी चीज़ें कर दी। फिर हमने जो एसेट बेचे उसका बैंक में पैसा आ गया और हमने लाइबिलिटी चुका दी। अब ये चीज़ करने के बाद लास्ट जो होता है हमारा अकाउंट क्लोज करना। क्या देखो कुछ बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है। सेटलमेंट का तरीका, पहला हमने थर्ड पार्टी चुकाया, पार्टनरों का लोन कुछ था नहीं, पार्टनरों को कैपिटल में कुछ देना था, कैपिटल से भी कुछ नहीं गया, कैपिटल में कुछ नहीं गया, सिर्फ एक चीज़ थी जो ये आ जाएगी। और लास्ट प्रॉफिट बचता है नहीं बचता है वो भी देख लेते हैं। तो ये मेरा क्रेडिट साइड का टोटल, मैं जब करता हूँ डेबिट और क्रेडिट साइड टोटल, तो मेरा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आता है। तो मेरा कितना आता है डेबिट साइड का टोटल, 4,39,000 का मेरा टोटल आता है, 4,39,000 का टोटल आता है। इसमें ये डेबिट ज़्यादा है, मतलब इसमें लॉस हुआ है मेरे को, डिसॉल्व करते टाइम कंपनी को कुछ लॉस हुआ है। तो माई लॉस इज़ 98,400। ये जब माइनस किया तो ये मेरा लॉस कितना है, 98,400। तो अब ये लॉस कौन बेयर करेगा, अब फर्म तो ख़त्म ही हो रहा है। तो लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है। जो भी आप अकाउंट बनाओगे कैपिटल या करंट अकाउंट, मेक श्योर कैपिटल अकाउंट में डालो ताकि बहुत आसानी हो जाए। तो शांति और दूसरा पार्टनर कौन है, सत्या, शांति और सत्या। अब ये रेशियो में बटेगा, रेशियो कौन सा है, 4:1। जब मैं 98,400 को 4:1 में बांटता हूँ तो ये मेरा आता है 78,720 और सत्या का मेरा आता है 19,680। तो ये लॉस बढ़ जाएगा। तो ऐसे होता है मेरा डिसोल्यूशन। जब मैं ये डिसोल्यूशन बनाता हूँ तो मैं ये ऐसे बनाता हूँ डिसोल्यूशन। रियलाइजेशन अकाउंट, ये मेरी जर्नल एंट्रीज, पहले ट्रांसफ़र करो फिर बेचो, पहले ट्रांसफ़र करो फिर बेचो, डन। तो ये था मेरा डे 25 डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मिलते हैं डे 26 पे, तब तक के लिए शेयर करना ना भूलना अपने दोस्तों के साथ, है ना। तब तक आप शेयर कर लो, जब तक आप शेयर करोगे वो देखेंगे, तब तक मैं वापस आ जाऊंगा डे 26 पे। मिलते हैं डे 26 पे, तब तक के लिए बाय बाय।